नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC अभी पिछले दिनों भारत में लॉन्च हुई। हफ्ता भर हो गया दिमाग लगा लगा के, समझ समझ के, पढ़ पढ़ के, RBI के डॉक्यूमेंट पढ़ के, और मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था कि वो कैसी होगी, कैसी दिखती होगी और वो क्या होगी। और एक होता है ई-रुपी। इस ई-रुपी से और ये डिजिटल करेंसी में क्या अंतर है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बहुत सारे पहलू समझेंगे, हम शायद इसका भविष्य देख पाएँ। हम शायद ये समझ पाएँ कि आने वाले समय में हमारे देश में मुद्रा का स्वरूप कैसा होगा। हम जब लेन देन करेंगे तो किस तरह से डिजिटल करेंसी से करेंगे और इसके माने क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इसी विषय पर बातचीत होगी। भुगतान अगर करना चाहें तो अभी हम डिजिटल रुपये नहीं ले पाएंगे, हमको पता नहीं कैसे लेते हैं, लेकिन हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है और एक QR कोड स्क्रीन पे है। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर मैं आपसे कहूं कि डिजिटल रुपया कुछ ऐसा होगा कि आप मोबाइल से भुगतान कर पाएंगे, तो आप कहेंगे हम तो अभी भी करते हैं, अभी भी जाते हैं, हम पेटीएम स्कैन करते हैं, आपको हम भुगतान करते हैं, आपका स्क्रीन पे QR कोड होता है, उसको स्कैन कर लेते हैं, पैसा चला जाता है। इसमें नया क्या है? अगर मैं आपको कहूं कि आप को नोटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल नोटों की ज़रूरत हमको अभी भी नहीं पड़ती है, हमको क्या, हम तो बगैर नोटों के काम चला रहे हैं। कई कई महीने हो जाते हैं ATM नहीं जाते पैसे निकालने के लिए, हम तो फ़ोटो खींच के काम चला लेते हैं। एकाध कोई फंस जाए, जैसे कि अस्पताल में कुछ दवा की दुकान वाला एक अस्पताल में मिला, बोला हम नहीं लेंगे, एक सब्जी वाले ने मना किया। ये 2-3 लोग ही मिले हैं मुझे साल भर में जो UPI पेमेंट नहीं ले रहे हैं। बाकी सब लोग अपना एक QR कोड रखते हैं, वरना या नहीं तो एक फ़ोन नंबर बता देते हैं। बल्कि जो छोटे वेंडर्स हैं वो जब छुट्टे पैसे नहीं होते तो बचने के लिए कहते हैं कि आप वो कर दीजिए, हमको पेटीएम कर दीजिए। अब UPI का मतलब पेटीएम इस देश में काफ़ी हद तक हो चुका है, कुछ लोग फ़ोन पे बोलते हैं। फिर अलग कैसे है, तो मैं आपको बताता हूँ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो के बारे में कि वो क्या है। दरअसल क्या है कि अभी जो पैसा आता है वो पैसा RBI से जो पैसा इश्यू होता है वो बैंक के पास जाता है और बैंक उस पैसे को आपको देता है इस आधार पर कि आपके अकाउंट में कितने पैसे जमा हैं और उतने पैसे जो है वो आप बैंक से निकाल सकते हैं। इस तरह से पैसे आपके पास पहुंच जाते हैं। यानी बैंक में हुए बगैर आप कोई लेन देन कर नहीं सकते हैं। अगर आप UPI भुगतान भी कर रहे हैं तो एक बैंक से पैसा निकलेगा और दूसरे बैंक को चला जाएगा, लेकिन बैंक ज़रूर रहेगा। और जाहिर बात है कि जब आप कम्युनिकेट करेंगे भुगतान करने के लिए तो पहले आप यहाँ से कमांड देंगे, कमांड दुकानदार के बैंक तक पहुँचेगी, ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगी, दुकानदार तो बैंक को देगा नहीं। और जो दुकानदार के बैंक से आपके बैंक को पहुँचेगी और आपके बैंक से वेरीफाई हो जाएगा, हाँ इनके खजाने में पैसा है और ये आदमी वही है जो भुगतान कर रहा है। फिर वापस इनके बैंक को जाएगा, वहाँ से ओके हो जाएगा और आपका पेमेंट चला जाएगा। ये काम कुछ 1 सेकेंड में हो जाता है, 1-2 सेकेंड में। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह की ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आए हैं उसमें ये बैंक का काम तमाम हो जाएगा। यानी पैसा अगर आपके पास है, आप दुकानदार के पास जाएंगे, दुकानदार के पास में आप अपना जो कूपन है, कूपन के तौर पे होगी वो, उस कूपन को आप दे देंगे। वो कूपन ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में हो, उसका प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल में ही है और वो आपने उनको दे दिया और वो पैसा उस दुकानदार के पास चला गया। जितना अमाउंट आपने उसको दे दिया वो उसका हो गया और बाकी पैसे आपके पास रह गए, जैसे कि आपके पर्स में रह जाते हैं। पर्स से आप रुपए निकालते हैं, दुकानदार को दे देते हैं, बाकी पैसे आपके पर्स में रहते हैं। बैंक की कोई भूमिका उसमें नहीं होती है। जो कागज़ का नोट होता है वो आपके पास ही रहता है। उसी तरह से ये करेंसी आपके मोबाइल से दुकान वाले के पास चली जाएगी, बैंक को पता भी नहीं चलेगा। और जो दावा है सरकार का, वो सरकार का दावा ये है कि ये जो करेंसी जाएगी इसको वो ट्रैक नहीं करेगी। हालांकि
ये जब ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम करेगी तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि बगैर ट्रैक किए ये कैसे काम कर सकती है। बहरहाल, लेकिन इसके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आपने देखा होगा कि अक्सर आप सुनते होंगे कि हवाई अड्डे पर जो है वो एक युवक से 10 लाख के करेंसी नोट पकड़े गए, 20 लाख के नोट पकड़े गए, नोट लेकर यात्रा कर रहा था। कोई अपने पजामे में घुसा के नोट ले जाता है, कोई जैकेट में सिलवा के नोट ले जा रहा होता है। ऐसे लोग बहुत सारे मिलते हैं और सरकार उससे पूछती है कि इसका सबब क्या है, कहाँ से पैसे आए, वगैरह वगैरह। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये सरकार इतनी भोली है कि आपको मोबाइल में डिजिटल करेंसी दे देगी और आप जहाँ चाहें इतने सारे लाखों करोड़ों रुपए जितना आप चाहें उतने लेके यात्रा कर सकते हैं। भारत में कैश रखने पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश नहीं रख सकते आप। एक तरफ सरकार का नियम ये है ताकि आपका सारा पैसा बैंकों के ज़रिए इधर से उधर जाए, और दूसरी तरफ सरकार कहेगी कि जितने पैसे आपको जिसको देना है दे दो, हम आपको ट्रैक नहीं रखेंगे। क्या ये संभव है? या रामराज आ गया इस देश में कि सरकार ने अपना शिकंजा सब छोड़ दिया है, ठीक है भाई, जिसको जो पैसे देना है दो, 2, 4, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए जितनी पेमेंट करनी है यहाँ से सीधे कर दो। आप दोगे दुकानदार को मिल जाएंगे, बीच में ना तो बैंक होगा, ना सिस्टम होगा, ना कोई कम्युनिकेशन होगा। क्या ये संभव है? मुझे लगता है ये संभव नहीं है। सरकार आज नहीं तो कल आपके ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करेगी ही करेगी, क्योंकि सरकार हर चीज़ पर अपना शिकंजा मजबूत रखना चाहती है। जब वो आपको टीका लगाती है और आपका नाम, पता, फिंगरप्रिंट और आपका आधार कार्ड सब ले लेती है तो आपको कैसे छोड़ देगी? खैर, तो एक तो चीज़ हो गई कि इससे आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर सकते हो कैश लेकर, लेकिन आपको कैश दिखाई नहीं देगा, ऐसा एक वादा किया गया है। दूसरा यह है कि आप जिसको चाहे भुगतान कर दें, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, बैंक से कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये करेंसी हम तक नहीं पहुंची है। तो जो सबसे पहला सवाल आपके और हमारे मन में आता है वो सवाल ये है कि इसका स्वरूप कैसा होगा। क्या ये QR कोड की शक्ल में होगी? क्या ये कोई 16 अंकों की, 12 अंकों की संख्या होगी? क्या ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा या न्यूमेरिक होगा? और अगर ये QR कोड की या बार कोड की शक्ल में नहीं हुआ तो क्या कोई बैठ के रोज़ रोज़ ये अकाउंट नंबर की तरह नोट का नंबर नोट कराता रहेगा एक दूसरे को? ये एक बड़ा सवाल है जिसको अभी तक हम लोगों के सामने स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये आम जनता के लिए अभी तक रिलीज़ नहीं की गई है। रिलीज़ करने के लिए रिलीज़ कर दी गई है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया भर में, सारी दुनिया में एक साथ ये काम हो रहा है, बहुत सारे दुनिया के देश रिलीज़ कर रहे हैं, तो पीछे कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेटिंग फोर्स है जो इस काम को करवा रही है या इस काम को करने के लिए देशों को प्रेरित कर रही है। और जो उसके पीछे की कहानी है, क्या है, उसको समझना समझाना थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के बजाय करेंसी का इतिहास बता देता हूँ। पुराने ज़माने में हम लोग वस्तु विनिमय किया करते थे। जैसे कि मेरे पास गेहूं है और आपके पास में हल है। अब मुझे हल चाहिए तो मैंने आपसे कहा आप मुझे हल दे दीजिए, आप लोहार हैं, हल बनाते हैं। और आपको कहा कि भाई इसके बदले में मैं आपको 2 बोरी गेहूं दे दूंगा। आपने गेहूं ले लिया, मुझे हल मिल गया। दुनिया के काम किसी ज़माने में ऐसे ही चला करते थे, इसको कहते थे वस्तु विनिमय। फिर इस वस्तु विनिमय के बीच में एक ऐसी व्यवस्था बनी कि भाई उसको गेहूं नहीं चाहिए जिससे मैं हल ले रहा हूं, तब मैं क्या करूंगा? मैं उसको गेहूं कैसे दूंगा? गेहूं उसको लेना ही नहीं है, उसको तो चाहिए चावल और उसको चाहिए गुड़, उसको गेहूं नहीं चाहिए। अब मैं अपने गेहूं लेकर गुड़ वाले के पास जाऊं, चावल वाले के पास जाऊं, अब वो भी कहे उसे गेहूं नहीं चाहिए, तो क्या हुआ? मामला अटक गया। ऐसी स्थिति में एक ऐसी चीज़ अगर बना दी जाए जो सबको चाहिए ही चाहिए तो कैसा हो? तो कुछ लोगों ने कहा एक काम करते हैं, जितना गेहूं है और जितना आपका जो है गुड़ है या हल है या चावल है, इन सब की कीमतों की इंडेक्सिंग करके एक मोटा मोटा
एक मुद्रा निकाल देते हैं, यानी एक टुकड़ा सोने का तय कर देते हैं कि भाई इस टुकड़े में 20 किलो तो गेहूं आएगा, 10 किलो चावल आएगा, 5 किलो गुड़ आएगा और इसके अंदर एक हल आ जाएगा, या ऐसे 2 मुद्राओं में एक हल आएगा। तो एक कॉमन करेंसी हो गई जो सब लोगों को स्वीकार्य थी। उससे सुविधा ये हुई कि भाई तुमको हल देना है और मुझे गेहूं देना है, इन दोनों का काम बन जाएगा। ना तुमको गेहूं लेना पड़ेगा, तब भी आपका काम बन जाएगा, और आपको जो चाहिए उससे ले लेना। तो मैं क्या करूंगा, गेहूं के बदले मुद्रा ले लूंगा, मतलब गेहूं बेच दूंगा। इससे एक नुकसान भी हुआ जो पूरी दुनिया झेल रही है। वो नुकसान हुआ कि इसमें एक तीसरा आदमी पैदा हो गया जिसके पास धन था। वो गेहूं वाले से गेहूं खरीद लेता था, हल वाले से हल खरीद लेता था, और हल वाले को कहता था कि भाई मैं आपको 1.5 बोरी गेहूं दूंगा हल के बदले में। वो डायरेक्ट बेचता तो 2 बोरी मिलता, और ये आधा बीच में कमाने लग गया, और इसको कहते हैं सरप्लस वैल्यू। और उस आदमी ने ये जो पैसा बनाया, यही पैसा बढ़ता चला गया। धीरे धीरे करके ये बीच का आदमी इन सभी आदमियों से बड़ा आदमी हो गया, इसने इन पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। ये एक अलग तरह का आर्थिक इतिहास है। लेकिन जो गेहूं है और जो हल है, उसके विनिमय में मुद्रा ने मदद की। फिर धीरे धीरे एक दौर आया कि भाई अब मुद्रा ठीक है, गेहूं है, क्यों ना ऐसा किया जाए। अब आपको पता चला 100 स्वर्ण मुद्राएं लेके सफ़र करना है, किसी ने लूट लिया, कुछ कर लिया, तो एक सरल तरीका निकाल लेते हैं। सरकार ने कहा, जैसे बिल्ली वाला होता है ना, बिल्ली जिसका बंदर बांट। एक बिल्ली ने क्या किया कि एक 2 बंदरों का लड़ाई हो रही थी, तो उनसे कहा ठीक है मैं बंटवारा कर देती हूँ। पहले आधी आधी करके रोटी रखी, एक में ज़्यादा थी, जिसमें ज़्यादा थी उससे तोड़ के खा ली, तो ये ज़्यादा हो गई तो ये तोड़ के खा ली। उसी तरह सरकार ने किया। उस समय में जो भी सरकार होती होगी, सरकार तो सरकार है, सत्ता तंत्र तो सत्ता तंत्र है। उन्होंने ये कहा कि सोना हमारे पास रख दो, और जितना सोना हमारे पास लेके आओगे उतने रुपए में आपको कागज पे एक मुद्रा बना के दे दूंगा, वो ही रुपया है। जैसे कि उसको डॉलर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसकी कीमत 10 ग्राम सोने के बराबर होगी। यानी मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, जो लिखा होता है। इस तरह से ये कागज की मुद्रा आ गई। लेकिन एक और भी ट्विस्ट आया, बड़ा रोचक ट्विस्ट है ये इतिहास में रुपए के और मुद्रा के। भाई आरबीआई ने 10 लाख रुपए की मुद्रा जारी कर दी, मान लीजिए, या किसी भी एक बैंक ने, सरकार ने, मान लीजिए राज्य ने, सरकार उस वक्त आरबीआई नहीं होते थे, राजा ने। हालांकि ये सिलसिला भी हाल का ही है इसका, और उसके थोड़ा सा पहले ही शुरू हुआ है। तो आपने क्या किया कि बैंक ने कहा कि भाई एक काम करो, आप पैसे एक्स्ट्रा रखते हो, आप मुझे रख दो और मैं आपको पैसे ज़्यादा लौटा दूंगा। ठीक है साहब। अब आपने बैंक के पास पैसे रख दिए, और बैंक ने दूसरे आदमी से कहा कि मैं तुमको पैसे दूंगा, तुम मुझे ज़्यादा लौटाने होंगे। ठीक है। लेकिन कभी आपने सोचा कि जो बैंक में पैसा रखा गया था, वो जो सोना आरबीआई के पास जमा किया था, अगर वो 10 लाख रुपए का सोना था, तो ये जो ब्याज पे देने लेने के चक्कर में बैंक के पास वो 10 लाख रुपए 20 लाख कैसे हो गए उसके कागज में? इसकी मुद्रा तो जमा नहीं की गई। ये अलग गणित है। लेकिन इससे हमको ये समझने में मदद मिलती है मुद्रा का इतिहास। और उसके बाद एक फिएट करेंसी आई, और फिएट करेंसी का मतलब ये होता है कि आपको सोना गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। 71 में आई है, निक्सन साहब लेके आए। सोना मोना रखने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कह दिया ये नोट है तो नोट है, सरकार जितना चाहे नोट छाप सकती है। जिन्होंने ज़्यादा नोट छापे वो डूब गए। उसके बहुत सारी वजह हैं। जब ज़्यादा कोई चीज़ छाप दोगे उसका मूल्य गिर जाएगा, एक्सचेंज में कम हो जाएगा, तो उसके बदले में कम चीज़ें आने लगेंगी। डिमांड सप्लाई का यहाँ पे इकोनॉमी का फार्मूला आ जाता है, इसलिए सरकार ज़्यादा छाप नहीं सकती है। लेकिन वो जो सिक्योरिटी थी, मैं धारक को रुपए जमा करने का वचन देता हूँ, मतलब उसके बदले में आपको सोना अब नहीं मिलने वाला है। तो ये जो हमारा डिजिटल करेंसी है, ये फिएट करेंसी है। ये वो करेंसी है जो कि जमा सरकार के पास है, सरकार देगी, लीगल टेंडर है। और इसके कुछ स्वरूपों में से कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि इसको आप, जैसा आरबीआई ने कहा है, जब चाहें जिस जगह चाहें एक नोट से बदल सकते हैं।
आपके पास 100 रुपये की डिजिटल करेंसी है तो उसको आप 100 रुपये के कागज़ के नोट से बदल सकते हैं, आपका अधिकार है। पहली चीज़, 100 रुपये के सामान चीज़ें से खरीद सकते हैं, ये अनिवार्य है। अगर आप डिजिटल करेंसी लेकर जाएंगे तो कोई आपको ये इनकार नहीं कर सकता कि ये नहीं लेंगे, हमको कागज़ का नोट दो। ये उतनी ही अनिवार्य है जितनी कि दूसरी मुद्रा है। इस देश में सरकार की का जो इस्तकबाल है, जो राज्य है, उसका ये प्रतीक है, ये राज्य मुद्रा है, आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। अब मैंने एक नाम लिया था ई रुपी। दरअसल ई रुपी एकदम अलग चीज़ है, लेकिन आपका दिमाग सरकार के इस फैसले पर कई आशंकाएं देखता है, और इस ई रुपी को आप समझेंगे तो ये आशंकाएं आप समझ सकते हैं। ई रुपी को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गवर्न करता है। आपने किसान को कहा कि हम आपको खाद की 10 रुपये की सब्सिडी देते हैं। किसान के पास में मोबाइल में एक बार कोड आ जाएगा। उस बार कोड को लेकर वो जब बाहर दुकान पे जाएगा और सोचेगा कि मैं इसे चाय पी लेता हूँ 10 रुपये की, और बार कोड अगर वो चाय वाले को दिखाएगा और चाय वाला जब उसको स्कैन करेगा, 10 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरकार के पास जो रजिस्टर्ड आदमी खाद बेचने वाला है उसी के पास ये रुपए जाएंगे, कहीं और नहीं जा सकते। एक और सरल उदाहरण, आप उस बार कोड को लेकर, जो बार कोड आपको मान लीजिए दवा के लिए मिला हुआ है, उसको लेकर अगर आप दारू की दुकान पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ स्कैन नहीं होगा, वो दवा की दुकान पे ही स्कैन होगा, क्योंकि सरकार के पास में वो दवा की दुकान के तौर पे एक रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं, उन्हीं के पास चलेगा। अब वो कितने रजिस्टर्ड हैं पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास, कितने नहीं है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसी के साथ सारे के सारे कारोबारी जिनको ई रुपी से भुगतान चाहिए वो सरकार के पास रजिस्टर हो जाएंगे। उनके लेन देन इस बारकोड के ज़रिए होंगे, लेकिन सरकार की जानकारी में होंगे। खाद की सब्सिडी है, दूसरी चीज़ें। और ये भी कह रहा है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अपने कॉरपोरेट कर्मचारियों से कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। याद कीजिए, आपके दफ्तर में आप जाते हैं और आपको जो है वो कई बार फूड कूपन मिल जाते हैं, और उन फूड कूपन से आप जाके दुकानों से, बहुत सारे राशन की दुकानों पे, मॉल में मैंने देखा है लोग फूड कूपन लेके लाइन में लगे रहते हैं, गिन के खूब सारा फूड कूपन दे देते हैं, उसके बदले में वो राशन ले जाते हैं। या आप ट्रैवलिंग पे जाते हैं दफ्तर की तरफ से और आपकी कंपनी कहती है कि आपका इंटाइटलमेंट है 5 स्टार होटल का, लेकिन आप सोचते हैं 3 स्टार में ठहर लेता हूँ, कुछ पैसे बचा लूँगा। आपको टैक्सी का पैसा मिलता है, आप टैक्सी का बिल लगा देते हैं और आप सोचते हैं मैं मुंबई मेट्रो में सफ़र कर लूँगा, लेकिन ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में आपको बारकोड मिलेगा जो 5 स्टार होटल वाला ही स्कैन कर पाएगा, कॉर्पोरेट उसको इश्यू कर देगा उस होटल के लिए। कॉर्पोरेट टैक्सी के लिए कुछ अमाउंट इश्यू कर देगा, टैक्सी वाला ही स्कैन कर सकता है, कुछ खास टैक्सी सर्विसेज। तो आपका जो धन होने वाला है, आपको जो पैसा मिलने वाला है, उस पैसे पर आपका नियंत्रण कम, और पैसा जिसने आपको दिया है उसका ज़्यादा हो रहा है। और यही स्थिति अगर आप इस पर स्कैन करें, जो आने वाले समय में जब डिजिटल रुपया आएगा तो इस तरह की भी बहुत सारी संभावनाओं के बारे में लोग विचार कर रहे हैं कि हो सकती हैं। और यही सारा माया जाल है जिसमें हम सब मकड़ जाल में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और इसी माया जाल के बारे में जब ज़्यादा स्पष्ट स्थिति होगी डिजिटल करेंसी को लेकर, तब हम इसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन अभी ये समझ में आता है कि इससे आप अनलिमिटेड अमाउंट दे सकते हो, क्योंकि कैश नोट दोगे 2 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते, डिजिटल करेंसी से 10 लाख 15 लाख आप दे सकते हो। रुपया लेके कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। कारोबारी हो, दूसरे शहर से सामान लेने के लिए आप दिल्ली आ रहे हो, यहाँ से आपको 10 लाख का सामान लेके जाना है। अभी आप क्या करते हो, किसी ने नोटों का बेल्ट बना के कमर में बांध लिया ताकि कोई जेब कतरा ना काट ले, कोई भूसे की बोरी में नोट छुपा के ला रहा है, वो मोबाइल में लेके आ जाएगा और मोबाइल से ही दे देगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो रुपया होगा, अभी वो कैश में बेचता है, कैश लाता है, कैश खर्च करता है, कैश में सामान ले जाता है और कोशिश करता है कि टैक्स ना देना पड़े।
और उसके कारण उपभोक्ता से लेकर सबको सस्ते में सामान मिल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि जीएसटी के बगैर आप 1 रुपये का भी लेन देन ना कर पाएं। जो भी है, ये जानकारियां मोटी मोटी निकल पाई हैं। इस डिजिटल मुद्रा को लेकर बहुत साफ तस्वीर अभी भी नहीं है। उम्मीद करता हूं आरबीआई जल्दी ही तस्वीर साफ करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको भी एक समझ विकसित हो और उसके पीछे की कहानी भी थोड़ी समझ आए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।